जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की क्लास में हम साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने के लिए जा रहे हैं। और मतलब क्लास हमारी ये तीसरी क्लास है दोस्तों साइकोलॉजी की। और आज 2019 के अंतर्गत दोस्तों आए हुए थे दोस्तों जितने भी प्राइमरी में क्वेश्चन, वो दोस्तों आज सभी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और आज भी ये दोस्तों हम 10 क्वेश्चन लेंगे। 20 क्वेश्चन तक दोस्तों कल हो चुके थे। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम बीच बीच में पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम सभी क्रम से लेकर के चल रहे हैं और आपको समझाते हुए भी चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और क्या हम क्वेश्चनों को ही कराएं या आपको साथ में समझाएं भी। दोनों में से क्या काम करें दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से दोस्तों नए जुड़े हों और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एकदम 1 सेकंड का भी समय न लगा करके आप लोग पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करके और अपने दोस्तों तक दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम आप लोगों को फटाफट दोस्तों जैसे डेली बताते हैं जैसे उस तरह से दोस्तों एक बार फिर से बता रहे हैं, क्योंकि जो भी भाई नया भाई अगर जुड़ा हो इससे, तो उनके लिए भी ये बात काम आ जाए। तो जो नया भाई जुड़ा है उसके लिए दोस्तों, और जिनके पास अभी जो लेकर के नहीं आया है दोस्तों, आप लोग क्या करना है, जिन भाइयों ने भी सीटेट दिसंबर 2024 में फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है, तो दोस्तों वो आप लोग क्या करना कि यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन सीटेट वाला रखेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो होते हैं दोस्तों, सीटेट वाला उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोस्तों घुमा फिरा के रखता है। आप लोग किसी के नोट्स के चक्कर में पड़ जाएंगे तो दोस्तों आपका सीटेट निकलना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों टाइम दोस्तों बहुत ही कम है। और इस बार आपको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना बेहद इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों शिक्षक भर्ती इसी के पीछे लगी हुई है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों अगर अभी टेट का कोई वो नहीं है, तो टेट से पहले दोस्तों आपको सीटेट देने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले इस सीटेट को निकाल के अपने हाथ में कीजिएगा। तो सबसे दोस्तों इम्पोर्टेंट बात सभी भाइयों एवं बहनों के लिए, आप लोग जो यूथ का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आपके हाथ में वो हर हाल में होना चाहिए दोस्तों। उसमें जो सीटेट के जो क्वेश्चन आए हैं आप उन्हीं को लगाना बस। ठीक है, वहाँ पर आप याद करना, यहाँ पर हम आपको रिवाइज कराएंगे। ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा ऐसे, ताकि उनका भी भला हो सके। कुछ दोस्तों कुछ मोटिवेट हम आप लोगों को करना चाहते हैं, तो कुछ मोटिवेट की दोस्तों कुछ शायरी हैं वो हम आप लोगों को सुना रहे हैं। कामयाबी का असली मतलब खुद को बेहतर बनाना ही सच्ची कामयाबी है। दोस्तों आप लोग अपने आप को अगर बेहतर बना लिया अपने आप को आपने, तो दोस्तों आप लोग 100% कामयाब होंगे, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो दोस्तों, सहारे कितने भी सच्चे हों एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में दोस्तों आइएगा चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 20 तक हमने करा दिए थे। आज ये क्लास तीसरी क्लास है दोस्तों साइकोलॉजी की, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन है और आज की क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो पियाजे जी ने दिया था। किन्होंने? पियाजे ने, तभी इनका नाम यहाँ पर आया है। जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे आपका सीटेट निकल जाएगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों
जब आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे या टेट फिर से करना चाहेंगे अगर उत्तर प्रदेश में है तो दोस्तों वहाँ पर आपको सभी सिद्धांत हम पढ़ाएंगे पूरे विधिवत तरीके से। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ए अनुबंधन, बी प्रबलन, सी स्कीमा और डी अवलोकन अधिगम। ठीक है दोस्तों, फटाफट दोस्तों मुझे इसका आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा स्कीमा हो जाएगा। ठीक है, स्कीमा आपको कहीं भी मिले, किसी भी ऑप्शन में कहीं भी मिले और अगर साथ में प्याजे जुड़े हैं दोस्तों तो आप सारे के सारे ऑप्शन भूल के आंख बंद करके स्कीमा को लगा दो। समझ रहे? तो इसका आंसर हमारा स्कीमा हो जाएगा। अब थोड़ा डिटेल में हम आप लोगों को बताते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीम संज्ञानात्मक संरचना, साम्य धारण या संतुलन, समायोजन, आत्मसातकरण, विकेंद्रण आदि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूलभूत भाग हैं। जबकि अनुबंधन पावलाव के, देखो दोस्तों ये अनुबंधन एक नंबर पे अनुबंधन है, ये वाला ये पावलाव ने सिद्धांत दिया। ठीक, और अधिगम सिद्धांत ये हल ने दिया। अधिगम सिद्धांत के तथा अवलोकन अधिगम बंडूरा के अधिगम सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग हैं। ठीक, ये हमारा बंडूरा जी का है। दोस्तों आप लोगों को थोड़ा हम बता दें स्कीमा के बारे में। दोस्तों स्कीमा क्या होता है? स्कीमा दोस्तों हर एक के अंतर्गत पाया जाता है और ये हमारी साइकोलॉजी है और हमको प्राइमरी के स्कूल की टीचर बनने की तैयारी ये हम कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम सबसे ज़्यादा बच्चों के बारे में ही जानकारी लेंगे। दोस्तों स्कीमा का मतलब ये होता है दोस्तों, जो भी बच्चे होते हैं उनके अंदर जो सोचते हैं, विचारते हैं या किसी काम को कैसे करते हैं दोस्तों, तो ये सब सोचने विचारने की जो क्रिया होती है दोस्तों वो स्कीमा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो वही हमारा स्कीमा कहलाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 22 है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर आपको जान लो कि ये 22 नंबर क्वेश्चन है। जिगसां पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, किससे कहती है? स्वयं से कहती है। दोस्तों आप क्वेश्चनों को दोस्तों सिर्फ इनके जो पॉइंट हैं दोस्तों उनको पकड़ना। ठीक, तो हम इसमें पकड़ने वाला पॉइंट पे दोस्तों हम टिक कर रहे हैं। नजमा स्वयं, ये स्वयं, ठीक है, स्वयं से मतलब कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वायोगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? बताइएगा। ए पौड़ या ढांचा, बी आत्मकेंद्रित वार्ता, सी व्यक्तिगत वार्ता और डी जोर से बोलना। दोस्तों एक बार हम आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हम आप लोगों को वो समझा दें। देखो कोई भी बात होती है हमको तब ज़्यादा समझ में आती है जब उस बात को हम अपने निजी जीवन में उतार देते हैं, निजी जीवन को उस बात के सामने समकक्ष रख देते हैं, तुलना कर देते हैं, तो दोस्तों वो बात हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो दोस्तों इस कहने का मतलब ये है, कभी कभार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप ही मतलब बात करते रहते हैं, अपने आप ही बात करते हैं, खुद से ही मतलब अकेले होते हैं फिर भी बात करते हैं। तो वही यहाँ पर नजमा का हाल है। नजमा किससे? स्वयं से कहती है, अकेली बैठी है फिर भी कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ पर है? नहीं, ये वाला नहीं है, ये चाहिए मुझे, ये वाला है। ये मतलब खुद अकेले ही खुद ही अपने आप से बात कर रही है। तो वो अपने आप से बात करना दोस्तों तो वायोगोस्की के किस तरह से संबोधित करता है? ठीक, तो ऑप्शन दोस्तों ये सामने क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, व्यक्तिगत वार्ता। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, तो जिगसां पहेली को करते समय जो 5 वर्ष की नजमा है, मतलब बच्ची छोटी है
और बच्ची छोटी क्या, बड़े लोग भी तो अपने आपस में बात करते हैं ना, अपने आप ही में, आप लोग भी करते होंगे बहुत से लोग इसमें। कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। मतलब कोई मतलब जूता वगैरह बना रही होगी। इस प्रकार की वार्ता को जो बायोगास की दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक हैं ने व्यक्तिगत वार्ता कहा है। इसे क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता। बायोगास्की के अनुसार बालक या बालिका किसी कार्य को करते समय अपने आप से बात भी करते रहते हैं, इसे ही व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। किंतु जब ये अपने मन में सोचते हुए कार्य करते हैं तो उसे आत्मभाषा या आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर मुंह से ना बोले तो मन में भी, मतलब हम लोग आपस में ही मन में भी तो बात करते हैं कि ऐसा नहीं, मतलब विचार लगाते हैं ना कि ऐसा नहीं, ऐसा, मतलब किसी सामने वालों को आपने देखा तो आप लोग यही विचार लगाते, बोलते नहीं उसके सामने कि हमने इसे कहीं देखा है, इसे कहीं देखा है और जानते भी हैं लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, ये आत्मवार्ता, इसे बायोगास्की जी ने इसे आत्मवार्ता कहा है। लेकिन खुद से अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, आवाज़ निकाल के, तो वो व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत आता है। मुझे आशा है कि दोस्तों आप लोग इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास कैसी लगी दोस्तों, फटाफट दोस्तों क्लास पढ़ाने का तरीका दोस्तों कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों आज की क्लास का, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। भाई बच्चों को संकेत देना, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले दोस्तों सर एक इम्पोर्टेंट दोस्तों बात ये होती है कि आप लोग पहले भली भांति क्वेश्चन को समझें। आखिर क्वेश्चन है वो कहना क्या चाह रहा है, उसको आप लोग पहले समझें, ठीक। तो यानी कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ए मॉडलिंग, बी पाठ या ढांचा, सी प्रबलन और डी अनुबंधन। फटाफट दोस्तों मुझे इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा दोस्तों पाठ या ढांचा, ठीक। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, पाठ या ढांचा का उदाहरण है। आइएगा दोस्तों, इसी क्वेश्चन का मुझे बहुत देर से नहीं बल्कि उन 2 क्लासों में भी इंतजार था कि पाठ वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये सीटेट वाले का दोस्तों एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने लिख दिया यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोस्तों पाठ के बारे में एक ग्राफ और आता है दोस्तों, उस ग्राफ के बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन आगे और भी आएंगे पाठ वाला, तो दोस्तों वहाँ पर ग्राफ भी आता है एग्जाम में पाठ की तरफ से, और ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसमें ये होता है, थोड़ा आपको डिटेल में हम बता रहे हैं। देखो बच्चों को संकेत देना, जैसे आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाठ ढांचा निर्माण का उदाहरण है। बायोगास्की के अनुसार ढांचा निर्माण एक तकनीकी है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन होती है। शिक्षण करते समय शिक्षक शिक्षार्थी के समसामयिक निष्पादन के आधार पर निर्देशन और सहायता में समायोजन करता है, जिसे ढांचा निर्माण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब थोड़ा हम आप कुछ उदाहरण देके आप लोगों को समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। कहने का मतलब ये है बच्चों को संकेत देना, संकेती भाषा में दोस्तों, जैसे आप लोग कोई क्वेश्चन बता रहे हो उनको और कहते नहीं कि थोड़ा हम आपको संकेत देंगे, अगर समझ जाओ तो समझ जाओ, ठीक है। तो आपने उन्हें संकेत दिया, आपने उन्हें संकेत दिया और वो समझ गए, और न समझ पाए कुछ छात्र ऐसे हैं कि आपके संकेत के जरिए ही तुरंत वो समझ गए, और न समझ पाए अगर, तो आप दोस्तों उनका क्या सहयोग प्रदान करना, जो क्वेश्चन दिया है आपको उसमें थोड़ा और उनका सहयोग प्रदान करना। यानी कि बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं, बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं, तो
अगर वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा संकेत के माध्यम से बताइएगा, आप लोग ऐसे नहीं ऐसे करिएगा। और फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो उनका उस कार्य में दोस्तों आपका सहयोग, शिक्षक का सहयोग देना ही, शिक्षक का ही नहीं बल्कि किसी का भी, घर में किसी का भी, तो मतलब बच्चों का सहयोग करना किसी कार्य में दोस्तों वो पाड़ कहलाता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे। भाई बच्चे हैं छोटे, कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आप संकेती भाषा में बता दो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे इशारा करके बता दो। फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दो उसमें, ठीक है। तो वो हेल्प करना ही पाड़ कहलाता है। मुझे आशा है दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। पाड़ या ढांचा एक ही बात होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सीटेट एग्जाम के लिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं दोस्तों। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं और रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, बताइएगा। ए अनम्य विचारक, बी आत्मकेंद्रित विचारक, सी सृजनात्मक विचारक और डी अभिसारक विचारक। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसका मुझे आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। रूही हमेशा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको समझाएंगे इसका, ठीक है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। यानी कोई समस्या है दोस्तों तो उसके बारे में वो बहुत सोचती है कि इस समस्या को हम कैसे से हल करें, कौन सा तरीका निकालें जो इस समस्या से मुझे छुटकारा मिल जाए। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है इनमें से काफ़ी समाधान कैसे मौलिक होते हैं, ठीक है। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, तो दोस्तों इसका आपको आंसर हमारा सी हो जाएगा, वो है सृजनात्मक विचार। दोस्तों सृजनात्मक मतलब ये होता है कि नए नए विचार अपने मन में लाना, नए नए तरीक़ों से दोस्तों किसी कार्य को हल करना। ऐसा नहीं कि पुराना किसी ने रिपीट कर दिया तो उसी के हिसाब से किसी समस्या को आप सॉल्व करें, नहीं। आप अपने माइंड में लाइएगा एक नए विचार कि कोई समस्या सामने आ गई है या कोई कार्य है दोस्तों, कठिन कार्य है, वो नहीं हो रहा है, तो आप लोग खड़े होकर सोचते हो ना कि ये कार्य है, ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो जल्दी नहीं होगा। तो मतलब जो आपके दिमाग में जो नए नए विचार आ रहे हैं उस कार्य को करने के लिए दोस्तों वो सृजनात्मक विचार के अंतर्गत आते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान, एकाधिक मतलब समझते हो, एक से अधिक समाधान, एकाधिक। दोस्तों इसका संधि विच्छेद कीजिए, एक प्लस अधिक, एकाधिक, यहाँ पर कौन संधि हो रही दोस्तों, फटाफट दोस्तों मुझे आप लोग इसके संधि के बारे में बताइए। एक प्लस अधिक बराबर एकाधिक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ संधि हो रही है, चलो हिंदी में आपको बता दिया, ठीक है। तो एक से अधिक समाधानों के बारे में दोस्तों रूही सोच रही है, ठीक है। तो मतलब ये सृजनात्मक विचार है, उसके अंतर्गत मतलब नए नए विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं किसी समस्या को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं दोस्तों। इसी के साथ में थोड़ा आप लोगों के लिए कुछ, सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती हैं दोस्तों और उन्हें पूरा करने वालों के लिए दिन छोटे होते हैं। सपने दोस्तों खुली आंखों से सपना देखा जाता है, सोते हुए तो हर कोई सपना देखता है। आपको टीचर बनना है, आपको सीटेट निकालना है तो दोस्तों आपको जगना पड़ेगा, चाहे दिन हो या रात हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हर हाल में दोस्तों आपको सीटेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती लगी हुई है। इस वजह से बेहद इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप लोगों को सीटेट निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं दोस्तों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर हमारा 25, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, बी रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, सी विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, डी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियां को समझना। ठीक है दोस्तों, आप अगर चाहे तो अगर जो हमने ट्रिक बताई है दोस्तों,
आप उन ट्रिकों से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फटाफट दोस्तों एक बार हम आपको ट्रिक बताते हैं क्वेश्चन हल करने की। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपको अगर आ रहा है तो आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत है ही नहीं भाई। क्वेश्चन आ रहा तो हम फटाक से ना ट्रिक लगाने की ना उसमें तुक्का मारने की ज़रूरत है। तो दोस्तों तुक्का लगाने की एक गजब की ट्रिक हम दोस्तों आपको बता रहे हैं। क्लास में हमने अलग से एक वीडियो भी डालेंगे इसके लिए। देखो दोस्तों, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कोई कि बिल्कुल वो समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है बिल्कुल करके हमारे क्वेश्चन की ये कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों 100% दोस्तों उसका ए ऑप्शन ही सही होगा, वो पहली बार में रख देगा। फिर दोस्तों उसी के बाद सेकंड नंबर पे दोस्तों जो सबसे बड़ा हो ऑप्शन में 99% दोस्तों ये ट्रिक काम करती है। 99 1% में दोस्तों ये काम नहीं करते बल्कि 99% ये ट्रिक काम करती है, जो कि मतलब सबसे बड़ा ऑप्शन हो। चारों ऑप्शन में दोस्तों जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है दोस्तों वो क्वेश्चन का आंसर होता है। क्योंकि दोस्तों जो एग्जामिनर है जिसने ये चारों ऑप्शन बनाए हैं वो पागल नहीं है जो उसने इतना बड़ा मतलब ऑप्शन लिखा। अरे उसका आंसर है तभी तो उसने इतना बड़ा ऑप्शन लिखा उसमें। दूसरी ट्रिक ये हो गई। और दोस्तों तीसरी ट्रिक ये है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से जो सबसे आपको अलग ऑप्शन दिखाई दे दोस्तों आप उस पर तुक्का लगा दीजिएगा आपके 100%। ठीक है दोस्तों, तो आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? फटाफट अगर आपने ट्रिक समझ ली है तो मुझे इसमें अपना जवाब दीजिएगा, ट्रिक समझी या नहीं। ठीक, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, डी, यानी कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ठीक है, आइएगा 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ए, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सी, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। डी, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। मतलब बुद्धि के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है? फटाफट दोस्तों मुझे ऑप्शन बताइएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे सटीक दोस्तों इसमें हमारा आंसर जा रहा है बी ऑप्शन, यानी कि बुद्धि कैसी है? बुद्धि दोस्तों बहुआयामी है। ये क्वेश्चन दोस्तों टेट में पूछा गया है। ठीक है, तो टेट में ऐसा पूछा गया था कि बुद्धि के कारक तो बहुकारक ऑप्शन में था, तो मतलब बुद्धि के कारक हैं तो एक कारक, द्विकारक और बहुकारक। ठीक है, तो इसमें बहुकारक दोस्तों आंसर था सही, तो वही था बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। दोस्तों ऐसा है, बहुआयामी का मतलब ये है आपकी बुद्धि दोस्तों अनेक समस्याओं को हल करती है कि नहीं करती? बताओ, क्या किसी एक समस्या को हल करने के बाद फिर वो काम नहीं करती है क्या? नहीं, आपके सामने जितनी भी बहुत सारी बहुआयामी कितनी भी आपकी सारी समस्या आ जाएं दोस्तों, वो कौन सॉल्व करता है? आपकी बुद्धि तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो जटिल समस्याओं को सॉल्व करती है दोस्तों। ठीक है, वो जटिल योग्यताओं का एक समूह है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 27 हमारा। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ए, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। बी, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। सी, न्यून अवधान विकार। और डी, अपसारी चिंतन और पढ़ने में धारा प्रवाहिता। पठन वैफल्य बच्चों की प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य दोस्तों, ये अगर आपको पठन वैफल्य हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कभी कभी दोस्तों ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हिंदी पढ़ने में दोस्तों थोड़ी कठिनाई होती है, बट अगर उसे इंग्लिश में पढ़ लिया जाए तो वो हमारा सरल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक रोग होता है दोस्तों डिसलेक्सिया, जो देखो हिंदी में सही लिखा है वो इंग्लिश में ये डिसलेक्सिया लिखा है दोस्तों। तो डिसलेक्सिया के अंतर्गत बच्चों में कौन सा रोग होता है, क्या कमी होती है जब डिसलेक्सिया हो जाता है? तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है। और पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो ये थोड़ा आपको
कठिन लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग डिसलेक्सिया को समझिएगा। और तो फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों डिसलेक्सिया का मतलब यही होता है जो पढ़ने में मतलब वो लोग कठिनाई महसूस करते हैं, यानी कि धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता होती है, वो डिसलेक्सिया कहलाती है। आप लोग इतना याद रखना, जो डिसलेक्सिया दोस्तों जो रोग होता है दोस्तों, उसमें पढ़ने में दोस्तों कठिनाई होती है, ठीक है। तो वही हमारा ए ऑप्शन हमारा सही जा रहा है इसमें, डिसलेक्सिया यानी कि धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता। दोस्तों इसको थोड़ा हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। देखो डिसलेक्सिया पठन वैफल्य आप भूल जाइएगा, डिसलेक्सिया याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जब रोग आते हैं दोस्तों, कम से कम 15-20 रोग हैं दोस्तों इस साइकोलॉजी के अंतर्गत, वो हम सब लिखा देंगे आप लोगों को। तो एक क्लास दोस्तों अलग ले लेंगे हम और रोग लिखा देंगे, क्योंकि एक या दो रोग आपको मिल जाएंगे, 1-2 नंबर पक्के रहेंगे रोग से। तो पठन वैफल्य डिसलेक्सिया जिसे बोलते हैं, अधिगम विकार से ग्रसित बच्चों को धारा प्रभाव पढ़ने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त भी डिसलेक्सिया में कई लक्षण दिखाई देते हैं। पढ़ने के अतिरिक्त तो कौन कौन से लक्षण हैं आइएगा वो देखते हैं। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों को क्रम इधर उधर कर पढ़ जाना, ये सब दोस्तों किसके लक्षण है, डिसलेक्सिया के, ठीक है। मेन पर्पज दोस्तों डिसलेक्सिया का मतलब पढ़ने में अक्षमता। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप, मुझे आशा है कि आप लोगों ने अभी तक अगर डिसलेक्सिया के बारे में नहीं जाना है तो आज आप जान गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। दोस्तों बहुत ही एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और उसी के साथ में दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। मज़ेदार दोस्तों क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि दोस्तों एक इसमें समावेशी शिक्षा ये जुड़ गई, बस इसकी वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और क्वेश्चन अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वजह से। तो ए ऑप्शन हमारा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और बी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, सी व्यवहारवादी सिद्धांत, और डी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का मुझे आप लोग, अगर आपको आंसर आ रहा है तो जवाब दीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो आइएगा दोस्तों देखते हैं, इसका थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। किस पे, जो मानवतावादी जो अवधारणा है दोस्तों समावेशी शिक्षा की, जो 2009 के जो अधिकार अधिनियम में जो उल्लेख की गई है समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है, वो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, ठीक दोस्तों। चलो इसी के साथ में दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। आप लोग एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना, और अगर आपने ये हम सिर्फ 2 ही पॉइंट बताएंगे, 1 या 2 पॉइंट बताएंगे, इसी में आप लोग समझ जाना। और ये 2 पॉइंट आपके पता नहीं कितने क्वेश्चनों को सही कर देंगे, आपके कितने क्वेश्चनों को सही कर देंगे आप भी ये नहीं जानते हैं। समावेशी दोस्तों, पहले हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर किसी भी भाई बहन को समावेशी शिक्षा के बारे में अगर पता है, मतलब समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, तो सबसे पहले वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और उसके बाद फिर दोस्तों हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आइएगा हम ही बता देते हैं समावेशी का मतलब क्या होता है। दोस्तों देखो, एक क्लास चल रही है, मान लो कोई भी प्राइमरी में हमारी क्लास है, तो उसमें क्या है दोस्तों, एक ही क्लास के अंतर्गत दोस्तों
विभिन्न भाषाओं के बच्चे भी बैठे हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे भी हो सकते हैं। और कुछ बच्चे दोस्तों, चलो भाषाओं को छोड़ो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई, सभी तो उसमें टैलेंटेड नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। और कक्षा 1 है, कक्षा 2 है, कक्षा 3 है, 4 है, 5 है। तो हम प्राइमरी में हम जब जा रहे हैं तो प्राइमरी की बात करेंगे तो दोस्तों उसमें से बहुत सारे बच्चे होशियार हैं, कुछ नहीं हैं। लेकिन इन सभी क्लासों को दोस्तों एक जगह बैठा करके, सभी बच्चों को मिक्स करके उनको पढ़ाना, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव न करना, किसी भी तरह का भेदभाव मत न करना, चाहे वो SC हो, ST हो, जनरल हो, कुछ भी हो, उनके साथ भेदभाव न करना, उनको समान दृष्टि से पढ़ाना, समान दृष्टि से देखना, हर तरह से उनके साथ समान व्यवहार करना। दोस्तों यही समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। वैसे तो क्लासें अलग अलग ही लगेंगी भाई। आप लोगों ने जानते हैं जब बाल सभा होती है तो दोस्तों क्या होता है, सभी लोग आप बैठ जाते हैं ना, सभी लोग इकट्ठे, तो वहाँ पर भी तो समावेशी शिक्षा काम करती है कि नहीं करती है अपना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई होशियार है तो उसे मतलब और अच्छे से समझाएं और कमज़ोर है तो उसे छोड़ दें, नहीं। अरे वो होशियार है तो उसको भी समझाइएगा आप, और कमज़ोर है उसको थोड़ा और समझाइएगा। समावेशी यानी कि समान दृष्टि से बच्चों को देखना चाहिए अध्यापक को, ठीक। तो यही सब दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। आप लोग बस इतना पॉइंट ध्यान में रखना कि बच्चों के साथ भेदभाव न करके कक्षा में उनको समान दृष्टि से सभी के साथ समान व्यवहार करें और उनको अच्छे से सभी को पढ़ाएं। बस यही हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए समावेशी का, दोस्तों आप लोग यही पॉइंट याद रखना। और दोस्तों हम आप लोगों को और 1-2 पॉइंट और मुझे याद आ गए जो हमने आपको ट्रिक बताई थी तुक्का लगाने में। दोस्तों सीटेट में हमेशा जब भी दोस्तों आप क्वेश्चन करेंगे, साइकोलॉजी हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप लोग जो ऑप्शन बच्चों के प्रति नेगेटिव हो, बच्चों के बारे में गलत बोल रहा हो, आप लोग बगैर किसी से पूछे, बगैर देरी लगाए उस ऑप्शन को गलत कर दें, ठीक। अगर बच्चों के प्रति कोई ऑप्शन पॉजिटिव जा रहा है, बच्चों के प्रति अच्छी बात कह रहा है, तो दोस्तों वो आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर आप लोग देख लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं या हाँ कैसे क्या, फिर उसके हिसाब से आप लोग जवाब देना, ठीक है दोस्तों। तो क्लास कैसी दोस्तों लग रही है आपको, फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों बस 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर हम चलते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारी 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आप क्वेश्चन आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है उस टाइम वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा, वंचित समूह दो वही वाली बात दोस्तों, SC ST वाली, समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में, भाई टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, ये हमारी क्लासें लगातार चल रही हैं, लेकिन जो भाई बच्चे हैं SC ST या और मतलब कोई भी आदिवासी लोग, तो हालांकि वो भी इसी में जाते हैं, तो अगर उनकी सहभागिता कम हो रही है, क्लास में वो कम उपस्थित हो रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए ऐसे समय में, ठीक। मतलब यही बोल रहा है। जैसे दोस्तों क्लासें चल रही हैं, लगातार क्लास चल रही हैं, लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं तो वो बेचारे वंचित समूह से हैं, वो नहीं आ पाते हैं, तो टीचर को आकर ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो टाइम से बच्चे क्लास में आने लगें। क्वेश्चन का मेन पर्पज यही है। ऑप्शन दोस्तों क्या है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना। अब दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव जो पॉइंट होगा भाई आंसर इसका सही होगा, ठीक है। ट्रिक काम देखो करती है कि नहीं करती है। बी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। सी, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। डी, इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों फटाफट दोस्तों मुझे इसका आंसर दीजिएगा, और हो सकता है दोस्तों आप लोग ट्रिक लगाइएगा इसमें, क्योंकि ट्रिक इसमें दोस्तों 100% काम कर रही है जो हमने आपको बताई थी। भले ही आप लोग सहभागिता शिक्षण अधिगम ये कुछ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रिक तो आप लगा सकते हैं। 100% दोस्तों इसमें काम कर रही है।
तो दोस्तों आइएगा फटाफट दोस्तों, हम आपको पहले बताते हैं। ए ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। तो ये कुछ ना कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि नेगेटिव पॉइंट है? भाई अपेक्षा क्यों कम करनी चाहिए? अपेक्षा भाई भले ही वो SC हैं ST हैं कुछ भी हैं, क्या भाई किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं तो क्या आप लोग उनसे अपेक्षा ये करेंगे कि मतलब कि ये कुछ पढ़ना नहीं जानते हैं या कुछ हम जो बताएंगे वो नहीं याद करके लाएंगे, काम करके नहीं लाएंगे, तो क्या वो अपेक्षा उनके प्रति आपको कम करनी चाहिए? वो अपेक्षा आप उनके प्रति आपको बिल्कुल कम नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा ए पॉइंट गलत हो गया। अब हम आते हैं सी पॉइंट पे। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। क्या ऐसा अध्यापक कभी कर सकता है या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। डी ऑप्शन दोस्तों, इस स्थिति को जैसे ही है स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो हमको स्वीकार करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए? ये पॉइंट भी नेगेटिव है। अब हमारा आंसर बचा बी, तो यही हमारा सही हो जाएगा। यानी कि अपनी जो शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। कहने का मतलब ये है अध्यापक ये देखे कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या वो तरीका सही है, क्या वो तरीका सही है। ऐसा तो नहीं कि हमारे पढ़ाने का तरीका गलत हो, बच्चा हमारी क्लास में बोर हो रहा हो, ठीक है, तो बस वो विचार करें अध्यापक, ठीक है, और नए नए तरीके ढूंढें, ठीक है। तो ये इसका हमारा आंसर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्लास कैसी लग रही दोस्तों फटाफट बताइएगा। और दोस्तों आज की क्लास का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और हमारे 36 मिनट भी होने के लिए जा रहे हैं। एक समावेशी कक्षा में दोस्तों, समावेशी आ गई, समावेशी शब्द आ गया दोस्तों, समावेशी आ गया, यानी कि समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, समावेशी समझ रहे हैं आप लोग? आ गया, याद आ गया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा दिया हमने। तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ए ऑप्शन सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बी तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, सी तैयार नहीं करना चाहिए, और डी कभी कभी तैयार करना चाहिए। दोस्तों 100% दोस्तों इसमें ट्रिक काम कर रही है साइकोलॉजी में। दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार दोस्तों। साइकोलॉजी मुझे सबसे अपना अच्छा सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि दोस्तों इसमें समझाने में बहुत मज़ा आता है, और इसके जब क्योंकि दोस्तों इसमें पेडागोजी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं सीटेट में, तो उनको करने में भी बहुत मज़ा आता है। मतलब कोई बात रटनी नहीं पड़ती है, बस समझना पड़ता है। बस वहाँ पर जब समझ के करते हैं तो क्वेश्चन जब हमारा सही जाता है तो मुझे भी अंदर से फीलिंग होती है कि हाँ मेरी समझ भी डेवलपमेंट हो रहा है समझ में, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट दोस्तों नेगेटिव वाले क्वेश्चन को काट दें और पॉजिटिव को रख दें, भाई हमारा आंसर। तो चलो नीचे से चलते हैं। कभी कभी तैयार करना चाहिए। भाई कोई काम है समावेशी कक्षा में, जो मतलब वहाँ हर तरह के बच्चा बैठा है, कि वहाँ पर कभी कभी कोई काम विशिष्ट काम करना चाहिए? नहीं भाई, कंटिन्यू करना चाहिए, कभी कभी क्यों। सी ऑप्शन तैयार नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव है, इसे काट दो। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। भाई उत्साहित होना चाहिए, हतोत्साहित का मतलब क्या है? ये भी तो ए ऑप्शन हो चाहिए, ए ऑप्शन सही है दोस्तों। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, जो अलग अलग शैक्षिक योजनाएं दोस्तों को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ताकि सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के दोस्तों, आज हमारे ये 3 क्लासों में दोस्तों 2019 का जो पेपर हुआ था सीटेट में, दिसंबर में ये भी दोस्तों हुआ था, उसके 30 क्वेश्चन दोस्तों हमने आप 3 क्लासों में करा दिए, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसे समझो इन 30 क्वेश्चनों में 3 क्लास में 30 क्वेश्चन आपने किए हैं दोस्तों। आप ऐसे समझो साइकोलॉजी के दोस्तों लगभग आपके यहाँ पर व्याख्या शायद दोस्तों कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन एक ही क्लास से बन जाएंगे आपको, समझो दोस्तों। और जब आप पूरी साइकोलॉजी जितने भी प्रैक्टिस सेट है अभी तक आए हुए पेपर करोगे दोस्तों, तो आपका एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं आ सकता है। क्यों नोट्सों के पीछे भाग रहे हो? टाइम नहीं है दोस्तों, नोट्सों के पीछे भी भागो, लेकिन टाइम हो तब।
टाइम अभी आपके पास इतना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से कदम से शुरू होती है दोस्तों, बस उसे उठाने का साहस होना चाहिए। भाई कोई सी भी बड़ी उपलब्धि आप करना चाहते हो तो दोस्तों एक छोटा सा कदम, शुरुआत में कदम छोटा ही होता है दोस्तों, छोटा सा ही कदम रखना चाहिए। उसी से ही दोस्तों हर एक व्यक्ति की शुरुआत होती है। बस उस छोटे से कदम को साहस होना चाहिए। बस दोस्तों आपको पहले पढ़ने का आप लोग पहले मन में ये ठान लो कि मुझे सीटेट निकालना है। आज हम 1 घंटा पढ़ेंगे, कल 2 घंटा पढ़ेंगे, परसों 3 घंटा। एक धीरे धीरे करके दोस्तों हम अपना कदम बढ़ाते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा एग्ज़ाम तक दोस्तों कि एग्ज़ाम तक हम उसे पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। और एग्ज़ाम में दोस्तों जो बच्चा पैसे दे करके कहीं कोचिंग पे नोट्स खरीद कर पढ़ रहा है वो दोस्तों आपसे बहुत पीछे रह जाएगा। और आप मेरा यकीन कीजिएगा दोस्तों, मुझे दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है इसी क्षेत्र में, टीचिंग की तैयारी में काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, 8-10 साल हो गए हैं दोस्तों। और इसलिए दोस्तों मुझे बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों। हालांकि हमने पढ़ाना शुरू नहीं किया था, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में दोस्तों काफ़ी दिनों से हैं। तो कहाँ से टेट हुआ, सीटेट हुआ, ये कहाँ तक जा सकता है एग्जामिनर दोस्तों, वहाँ तक जहाँ तक जाएगा उससे 10 कदम आगे हम आप लोगों को आगे रखेंगे उनसे। और 100% दोस्तों आप लोग 1 से 20 प्लस क्वेश्चन आराम से लेकर के आओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इतना काम दोस्तों हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप मुझे मोटिवेट कीजिएगा दोस्तों। जब दोस्तों मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है, मेरी क्लास भी शेयर होंगी, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई मुझसे जुड़ेंगे तो दोस्तों मुझे पढ़ाने में भी मुझे भी बहुत ही आनंद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो लव यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।